गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दें कि 16वीं विधानसभा का बजट सत्र और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं बजट की चर्चा पर। तो आज बजट पर चर्चा होगी। बजट पर सदन में अपनी बात तमाम सदस्य रखेंगे। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई सदन की शुरू होगी। आज भी माना जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। जी हां, कल कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें कल की विधानसभा की दिखा रहे हैं, जब पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में कई मुद्दों पर वाद प्रतिवाद करते हुए दिखाई पड़े और आज भी हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आ रहा है। खासतौर पर महिला अपराध को लेकर टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। खास तौर पर बजट को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि पुरानी घोषणा को ही रिपीट करने का काम सरकार ने किया है और गहलोत सरकार में जो चलाई गई योजना है उनका कोई भी जिक्र बजट में नहीं मिलता है। सीधा विपक्ष का आरोप कि उन्हें बंद करने की कोशिश सरकार कर रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि सरकार की तरफ से बजट को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से क्या जवाब आएगा। हालांकि बजट लॉन्च करने से पहले कई अहम बैठकें भी की गई थी, विधायक दलों की भी बैठकें हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। आज देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है जो विपक्ष की तरफ से सवाल दागे जाएंगे उसके। इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री परिषद की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खबर यह है कि बहुत निर्देश भी दिए हैं, जैसे कि जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। 13 और 14 जुलाई को प्रभाव वाले जिलों के दौरे पर भी जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिव जिलों में बैठक लेंगे। बजट के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की भी बैठक लेंगे और जाहिर तौर पर चूंकि बजट तो अब तैयार हो गया है जिसे पॉपुलिस्टिक बजट कहा जा रहा है और भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ पर सरकार के तमाम मंत्री करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अब बजट तो बना, अब यहाँ पर वित्त मंत्री के जरिए पेश हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बजट जो है वो कैसे धरातल पर उतरे। इसके लिए तमाम जो जिला प्रभारी हैं, जिला सचिव हैं, उनको जाना होगा और 13 जुलाई को बताया जा रहा है कि बैठक के साथ ही ये भी कहा गया कि अधिकारियों की बैठक भी बजट के क्रियान्वयन को लिए जाएगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जिला प्रभारी लोग अपने अपने जिलों में जाएं, धरातल पर उतारने के लिए योजनाओं का ठीक तरीके से प्लानिंग करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो, क्योंकि विपक्ष भी बजट से पहले विधायक दलों की बैठक की गई थी और नेता जो अध्यक्ष है कांग्रेस के यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने साफ तौर पर इस बात पे सवाल भी उठाया था कि पढ़ेगा कोई और बजट किसी और का होगा, लेकिन धरातल पर ये कैसे उतरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। यहाँ पे श्रुति यही होता है कि तमाम योजनाएं अलग अलग वर्गों के लिए सरकार बनाती तो है, लेकिन उस वर्ग को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद सजग हैं। लिहाजा जिला प्रभारी, जिला सचिवों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जाइए बजट के क्रियान्वयन को लेकर धरातल पर काम कीजिए, यानी जागरूकता योजनाओं को लेकर बताइए। और वो बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि आम जनता को ये समझ में आना चाहिए कि बजट में उनके लिए क्या है और कैसे वो लागू होगा, तो उनको वो कैसे लाभान्वित करेगा। चलिए अगली खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें कि गुरुवार को जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार के महत्व पर लोगों को जागरूक करना है कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। और अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है।
बड़ा फैसला ये है कि अब जो पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ इसे तत्काल लागू भी करेगा। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ ने इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली हैं। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। तो अग्निवीर वो स्कीम जिसको लेकर विवाद हर जगह हुआ, चाहे वो फिर विधानसभा हो या फिर संसद, अग्निवीरों को लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर रहा। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है, देखना होगा कि इससे कितना कुछ फायदा होता है। 10% आरक्षण करने के लिए सीआईएसएफ इसको तुरंत लागू भी करेगा। हालांकि जब केंद्र सरकार अग्निवीर की योजना लेकर आई थी तो भी ये कहा गया था, क्योंकि 4 साल का टेन्योर और उसमें तमाम वो जो सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका टेन्योर सिर्फ कम रहेगा। इसको लेकर भी एक सवाल उठे थे। और अब बारी अगली खबर की, जहां पर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मासूमों की खरीद फरोख्त का खेल जारी है। भोले भाले आदिवासियों को दलाल और मोटी रकम का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता है बच्चों के खरीद फरोख्त का घिनौना खेल। हाल ही में एक मामला सामने आने के बाद विधानसभा में भी जमकर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। दाग पर कानून, बिक रहे मासूम, सदन में गूंजा मामला। खौफनाक खेल में कई हिस्सेदार, दूर दूर तक जुड़े हैं तार। न्यूज 18 पर बिग एक्सपोज, बच्चा मंडी बेनकाब। ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी हमारे लिए भी। बेकारी इतनी है, आप बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को बेच करके और वो अपना गुजारा लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके हमारे लिए क्या होगी। जाडोल कोटड़ा में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो एक मां अपने कलेजे के टुकड़ों को दलाल के माध्यम से बेचने का आ गया। वो क्या स्थिति पैदा होगी ऐसी, क्योंकि वहां पर मंत्री जी के बिल्कुल 5 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद पीने का पानी मैसर हो और पेट भरना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हो, वहां भी घर में नवजात की आमद। माता पिता के चेहरे पर खुशियां बिखेर जाती हैं, लेकिन चंद बिचौलिए इन जरूरतमंदों को ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं कि मां की ममता दिल महसूस कर रह जाती है। दलाल माता पिता को नवजात की बेहतर परवरिश का लालच देकर उनके कलेजे के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। गरीबी और मुफलिसी में जी रहे परिवार इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं।
के इलाकों में बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, और खास तौर से झाड़ू और फलासिया और कोटड़ा में ये सुनने में आता रहा है कि किशोरियों को बेचने के मामले सामने आए, और अभी सुनने में आ रहा है कि छोटे नवजात बच्चों को भी बेचा जा रहा है। राजस्थान में दलालों का एक संगठित गिरोह है। आदिवासी परिवारों से नवजात बच्चों को 20 से 40 हजार रुपए में खरीदकर निसंतान जोड़ों को करीब 8 लाख रुपए तक में बेच रहा है। इन बच्चों की डिलीवरी दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश तक हो रही है। इस इलाके में जो बिचौलिए हैं उनका ज्यादा रोल है इस मामले के अंदर, क्योंकि आदिवासी कभी अपने बच्चों को नहीं बेचता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कुछ पैसों का लालच उनको देते हैं और बड़े मुनाफे में वो लड़कियों को या नवजात बच्चों को बेच रहे हैं। और हमारा जो सामाजिक संस्था है उनका भी ये प्रयास रहता है कि कैसे जन जागरूकता फैलाएं और प्रशासन को हम मदद कर सके कि इस तरह के जो बिचौलिए हैं या जो दलाल लोग हैं उनकी सूचना हम सरकार तक पहुंचाएं। और दलालों के नेटवर्क में आदिवासी गांव में संपर्क रखने वाले, आईवीएफ सेंटर में काम करने वाले और बड़े अस्पतालों के संपर्क में रहने वाले दलाल शामिल हैं। आईवीएफ सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां निसंतान से कांटेक्ट कर बच्चों की डिलीवरी का इंतजाम करते हैं। पूरा काम इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है कि बस पूछिए मत। जबकि मासूमों की खरीद फरोख्त पर सख्त सजा का विधान है। गुनहगारों के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं जब ये घटना इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि इन लोगों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो आईपीसी में, चाहे हमारा 370 हो, चाहे हमारे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 हो। जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से ट्रैफिकिंग मुझे नहीं लगता रुक पाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चियों को इस तरीके से कहीं बेचने में के जो मामले आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी ऐसे बच्चों को अवैध रूप से गोद ले रहे हैं। इस घिनौने खेल में एक और जहां आदिवासी परिवारों की बेबसी और मुफलिसी सामने आती है, तो वहीं सिस्टम के लूप हॉल्स पर भी पलते दलालों का क्रूर मकड़जाल भी सामने आता है। अभी हमारे सामने ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही। एक गिरोह सक्रिय है जो इनोसेंट माँ बाप के साथ मिलकर उनको पैसे का लालच देके बच्चों को लेके आता है। इस तरह का एक केस पहले भी हुआ था और 2-4 दिन से अभी भी हमारे नोटिस में आई है ये चीज। तो इसके लिए हमने एसपी साहब मासूमों की खरीद फरोख्त किसी भी देश और समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। इसीलिए सरकार और समाज को इस घिनौने खेल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इस बीच बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है, जहां पर श्री डूंगरगढ़ में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के तीसरी मंजिल पर बताया जा रहा है आग लगी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। बिल्डिंग से एक परिवार को बाहर भी निकाल लिया गया है। तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, श्री डूंगरगढ़ में मिठाई की दुकान में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। एक परिवार को बाहर भी निकाला गया है। मिठाई की दुकान तीसरे मंजिल पे यह आग लगी है। फिलहाल किन कारणों की वजह से आग लगी है अभी उसका पता लगाया जाएगा। कार्रवाई का वो विषय है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू फिलहाल बताया जा रहा है कि पा लिया गया है। और इधर राजस्थान एसएसजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यावर जिले में आईओसीएल की पाइपलाइन में सुराख का क्रूड ऑयल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। 4 महीने तक केस का अनुसंधान करने वाले एसओजी ने तेल चोरी गैंग में शामिल 3 सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में सोहनलाल बिश्नोई पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। वहीं पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम भगवान सिंह है, जबकि तीसरा आरोपी राजू उर्फ भूपेन्द्र सिंह नावत है। तो 13 फरवरी को दर्ज हुआ था। सोहनलाल बिश्नोई पे 10,000 का इनाम है, जिनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है राजस्थान एसओजी को। क्रूड ऑयल चुराने के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये सुरंग के जरिए बकायदा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, तो बहुत बारीकी से काम किया गया था। अब इस गैंग के तमाम सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी सफलता पुलिस की। और अब एक ऐसी खबर है जो पशु प्रेमियों के जज्बे को दिखाता है। चुरू में है और एक परिवार ने 1.5 साल तक अपने कुत्ते का हॉस्पिटल में इलाज करवाया।
और इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद परिवार ने उसकी मौत पर अखबार में शोक संदेश छपवाया। कहते हैं कि श्वान इंसान का सबसे वफादार साथी होता है। और उसके जतन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के चूरू जिले से सामने आया है, जहां एक परिवार ने 1.5 साल तक अपने पालतू कुत्ते का इलाज कराया। और उस पर पूरे 1.5 लाख का खर्चा भी किया। लेकिन फिर भी उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। यह परिवार मीकू को अपना फैमिली मेंबर मानती थी और उसके जाने के बाद परिवार ने अखबार में शोक संदेश छपवाया, साथ ही तिये की बैठक भी रखी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिवार इतना सदमे में है कि खाना पीना तक छूट गया है। मेरी भाषा को ये समझती थी, किसी भी जानवर को, किसी आदमी को इसने नुकसान नहीं दिया। मंगलवार को 12 बजे CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। ढाकान के मेडिकल कारोबारी अरविंद ढाका ने परिवार में शोक है। अपने पालतू कुत्ते की बात करते करते परिवार के हर सदस्य की आंखें भर जाती हैं। और अब आपको दिखाते हैं